साथ मेट्रो में सफर कर रही थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। मेट्रो में मौजूद सभी लोग रागिनी को ही देख रहे थे क्योंकि उसने लहंगा और चोली पहन रखा था। देखो तो इस लड़की को, मेट्रो में भी इसने लहंगा चोली पहन रखा है। लगता है अभी अभी शादी हुई है। रागिनी एक गरीब घर की लड़की थी जबकि उसके ससुराल वाले अमीर थे। रागिनी सभी की बातें सुन रही थी। तभी वो अपने मन ही मन सोचने लगी, पायल ने ही लहंगा पहनने की जिद की थी, अब ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सोच रही हो भाभी? इन लोगों की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस लहंगा चोली में इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि सारे लोग आपसे जल रहे हैं। जलने की वजह से ही ये लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं। हाँ रागिनी, पायल बिल्कुल सही कह रही है। तुम सच में सबसे अलग लग रही हो और ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। भाभी सीट खाली हो गई है, आप बैठ जाओ। मेरे सास ससुर खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? सासू माँ, ससुर जी, आप लोग बैठ जाइए। इतने में रागिनी की ननद ने उसका लहंगा खींच दिया। पायल ने इतनी जोर से लहंगा खींचा कि उसका पूरा लहंगा ही उतर गया। ये तो अच्छा हुआ कि रागिनी ने नीचे जीन्स पहन रखी थी। सभी लोग पायल की हरकत देखकर दंग रह गए। पायल, क्या बदतमीजी है। तुम तो अपनी भाभी की बहुत इज्जत करती थी ना, यहाँ सबके सामने उसका लहंगा क्यों खींच दिया? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। रागिनी को देखने के लिए अजय अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आया। हमें आपकी बिटिया तो बहुत पसंद आई, बहुत संस्कारी है। वो बात तो सही है, लेकिन बिटिया तुमने लहंगा चोली क्यों पहन रखा है? दरअसल हम लोग मारवाड़ी हैं। राजस्थान में लहंगा चोली बहुत पसंद किया जाता है। खास मौके पर हम लोग लहंगा चोली ही पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लहंगा चोली ही पहन लेती हूँ। आप लोगों को सही नहीं लगा क्या? अरे नहीं मेरी होने वाली भाभी, इस लहंगा चोली में तो आप कमाल लग रही हो। मैं टीवी सीरियल में देखती रहती हूँ, लड़कियां लहंगा चोली पहनती हैं। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, लेकिन जैसे ही मैं लहंगा चोली पहनकर बाहर जाती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद अजय की शादी रागिनी के साथ हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। जिस दिन रागिनी की पहली रसोई थी, उस दिन उसने एक साधारण साड़ी पहन ली। भाभी ये आपने क्या किया? आपने तो नॉर्मल साड़ी पहन ली। अरे पायल बेटा, खाना बनाते समय लहंगा चोली थोड़ी ना पहन लेगी वो। घर में तो नॉर्मल साड़ी ही पहननी पड़ेगी उसे। हाँ पायल, ये बेचारी हर वक्त लहंगा चोली नहीं पहन सकती ना। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान जाती हूँ, लेकिन अब तो खाना बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप आज अपनी पहली रसोई वाले दिन हम सबको लहंगा चोली पहनकर ही खाना सर्व करें। भैया इतना तो हो ही सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल अपनी भाभी को कमरे में ले गई और उनसे जिद करने लगी लहंगा चोली पहनने के लिए। खैर, रागिनी ने भी ज्यादा छींक तपाक डमडम नहीं किया। पायल मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। अगर कोई मेरी छोटी बहन होती तो वो भी तेरी तरह ही जिद करती। थैंक यू सो मच भाभी। अब चलिए बाहर, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पायल जैसे ही बाहर लहंगा चोली पहनकर आई, अजय और उसके सास ससुर उसे देखते ही रह गए। रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। भले ही रागिनी का परिवार पैसों से अमीर नहीं है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। इतना अच्छा खाना बना लेती है, देखने में बहुत खूबसूरत है और ऊपर से संस्कारी भी है। ये सारे गुण एक लड़की में मिलना तो आजकल लगभग नामुमकिन है। क्यों अजय, सही कह रही हूँ ना मैं? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन अजय खुशी खुशी काम से घर लौटा और लौटते ही अपनी माँ को ढूंढने लगा। माँ कहाँ हो? अजय की आवाज सुनकर वहाँ पर उसके माँ बाप रागिनी और बहन पायल भी आ गई। अजय ने कहा, पापा मेरे पास बुआ का फोन आया था। उनकी बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन हमें कुछ दिनों पहले ही निकलना होगा, और वो भी पूरे परिवार के साथ। मैंने कंपनी से छुट्टी ले ली है, परसों निकलते हैं। कल आप लोग सारी तैयारी कर लो। चलो अच्छा है, बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे, इसी बहाने कम से कम घूमने को मिलेगा। सभी लोग तैयारी करने लगे। पायल ने अपनी सारी ड्रेसेस और मेकअप का सामान भी रख लिया। भाभी मुझे पता है मैं कितना ही मेकअप कर लूं, पर वहाँ सब लोग आपको ही देखेंगे। आप अपनी लहंगा चोली रखना मत भूलना और लहंगा पहनकर ही चलना। हाँ पायल, मुझे पता था कि तू यही कहने वाली है, इसीलिए मैंने सारी लहंगा चोली पहले से ही रख ली है। उसके बाद सभी ने अपना सामान कार के पीछे डिक्की में रख लिया और निकल पड़े बुआ जी के घर की तरफ। मेरी बहन ने अपनी बेटी की शादी इतनी कड़ाके की ठंड की मौसम में तय कर दी, थोड़ा आगे पीछे कर लेना चाहिए था। अरे नहीं पिताजी, शादियाँ तो इसी ठंड के मौसम में करने में मजा आता है। गर्मी में सबका हाल बेहाल हो जाता है। इतने में बर्फबारी शुरू हो गई। आ गई मजा। अरे पिताजी, बर्फबारी से क्या डरना, हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, अंदर कुछ नहीं होगा। तभी अचानक कार रुक गई। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना तुम लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे। तुम लोग कहोगे कि मेरे कहने की वजह से ही ये सब गड़बड़ हो रही है। अरे नहीं पिताजी, लगता है इंजन में बर्फ चली गई है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। हमें आसपास किसी से मदद लेनी होगी। बेटा रात काफी हो गई है, यहाँ आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी अचानक अजय को थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी। अजय कार से बाहर निकला और एक झोपड़ी वाले से मदद मांगने लगा। भाई साहब,
हम लोग अपने परिवार के साथ बुआ के घर जा रहे थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। थोड़ी देर आप इन्हें अपने घर में रख लीजिए, तब तक मैं गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? बुला लो अपने परिवार को। और वैसे भी मैं गाड़ियाँ ही रिपेयर करता हूँ, मेरी खुद की एक ऑटो भी है, मैं तुम्हारी गाड़ी चेक कर लूंगा। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अजय अपने पूरे परिवार को उस झोपड़ी में ले गया और वहीं बैठा दिया। अजय और वो झोपड़ी वाला कार का इंजन चेक करने लगे। झोपड़ी के अंदर बैठी पायल अचानक डरकर चौंक गई। भाभी भाभी छिपकली। पायल तू भी है ना? बिल्कुल छोटी बच्ची है, छिपकली से क्या डरना। तभी अचानक बाहर गाड़ी चेक कर रहे उस आदमी ने कहा, देखो बेटा, इंजन में बहुत कचरा चला गया है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस गाड़ी को ठीक करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तुम लोगों को अपनी बुआ के घर पहुंचना है तो एक काम करो, मैं अपनी ऑटो से ही तुम लोगों को मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ। मेट्रो पकड़कर तुम लोग निकल जाना। जब तक वापस आओगे तब तक आपकी गाड़ी सही सलामत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस झोपड़ी वाले ने अजय के पूरे परिवार को अपने ऑटो में बिठाया और मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। अजय उन्हें पैसे देने लगा। अरे बेटा, आप लोग मेरे ग्राहक नहीं हो, आप मुझसे मदद मांगने आए थे ना, तो मैंने मदद के नाते ही आपको यहाँ स्टेशन तक छोड़ा है। हाँ, मैं आपकी कार जब सही कर दूंगा तो रिपेयरिंग का पैसा मुझे दे देना। ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें। अजय अपने परिवार को लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर चला गया। अच्छा हुआ ये झोपड़ी वाले भाई साहब मिल गए, वरना आज तो हम बुआ के घर ना पहुंच पाते। आप लोग यहीं रुकिए, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आना। यहाँ स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा है, हमें डर लग रहा है। अजय जल्दी से टिकट लेकर आया और उस मेट्रो ट्रेन के अंदर पूरे परिवार को लेकर घुस गया। अंदर सभी सीटें फुल थी, इसलिए खड़े खड़े ही वो लोग सफर करने लगे। सभी घूर घूर कर रागिनी को ही देख रहे थे, क्योंकि उसने लहंगा चोली पहन रखा था। अगर यहाँ पर मम्मी पापा और भैया ना होते तो मैं इन सबकी आंखों में सरिया घुसेड़ देती। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने कभी घाघरा चोली में औरत देखी नहीं। तभी अचानक पायल की नजर रागिनी के घाघरा पर गई। उस घाघरे पर 2 छिपकली चिपकी हुई थी, जिसे देखकर पायल डर गई, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। भाभी के लहंगे पर तो 2 छिपकलियां हैं। सुना है इन छिपकलियों के अंदर बहुत जहर होता है। सांप का कांटा तो बच जाता है, लेकिन छिपकली का कांटा कोई नहीं बचता। अगर मैंने जरा भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो छिपकली भाभी के अंदर घुस जाएगी और मेरी भाभी मर जाएगी। ऐसा करती हूँ, भाभी का लहंगा जल्दी से हटा देती हूँ। तो इस वजह से पायल ने रागिनी का लहंगा खींच लिया था। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। तो इस वजह से मैंने भाभी का लहंगा खींचा था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो वो सामने देखो, लहंगे से 2 छिपकलियां बाहर आ रही हैं। शायद उन झोपड़ी वाले के घर की छिपकलियां चिपक गई होंगी। सभी ने सामने की तरफ देखा तो उस लहंगे से 2 छिपकलियां बाहर निकल रही थी। सभी लोग छिपकलियों को देखकर बुरी तरह डर गए। जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही सारे लोग जल्दी जल्दी ट्रेन से बाहर भाग गए। चलो अब जल्दी से टैक्सी पकड़कर बुआ के घर पहुंचते हैं। सभी लोग अपनी बुआ के घर गए और शादी अटेंड की। शादी अटेंड करने के बाद जब लोग वापस आ रहे थे तो उस झोपड़ी वाले के घर आए। तब तक उसकी कार पूरी तरीके से सही हो चुकी थी। अजय ने उसे पैसे दिए और अपनी कार में बैठकर घर वापस आ गया। किसी तालाब में एक बच्चा डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। लोग उधर से निकलते और उसे देखकर सीधे चले जाते। कुछ लोग तो मोबाइल से वीडियो बनाने लगते, लेकिन कोई बचाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी अचानक एक लड़की वहाँ पर आई जिसके नाक के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। ये बच्चा तो पानी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राखी के नाक के बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि उसने अपने बालों से ही उस बच्चे को लपेटा और बाहर निकाल लिया। इतने में गांव के कुछ लोग वहाँ पर आ गए। वो उस लड़की को देखकर डर गए और बोले, ये अजीब सी लड़की कौन है? इसकी नाक के बाल तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, जरूर ये चुड़ैल होगी। गाँव वालों, जल्दी से मिट्टी का तेल लेकर आओ, वरना ये पूरे गांव को तालाब में फेंक देगी। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं राखी हूँ, राखी। अरे तुम लोग यहाँ पर खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गांव वालों, पकड़ लो इस डायन को। जब राखी ने देखा कि सारे गांव वाले उस पर हमला करने वाले हैं, वैसे ही राखी वहाँ से भागकर सीधा अपने घर के अंदर घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे उसकी माँ ने उसे देखा, उसकी माँ भी डर कर बहुत तेज चीखी, अरे माँ डरो मत, मैं हूँ राखी। तेरे नाक के बालों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी से काट डाल इन्हें। माँ, मैं अपने नाक के बालों से बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया था कि अब मैं इन्हें काटूंगी ही नहीं, लेकिन मुझे बाल काटने ही पड़ेंगे, वरना पूरा गांव मुझे मार डालेगा। खैर, थोड़ी देर बाद राखी ने अपनी नाक के बाल कैंची से काट डाले। इस तरह राखी के दिन ऐसे ही कटते रहे। कुछ दिनों बाद राखी को देखने लड़के वाले आए। सबसे पहले तो उसने अपने नाक के बाल काटे। माँ, मुझे लड़की पसंद है। लेकिन मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं। वैसे बेटी, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना?
ये सवाल पूछने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि खाना बनाना आता है मुझे या नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा। कुछ ही महीनों बाद राखी की शादी शरद के साथ हो गई। सुहागरात की अगली सुबह जैसे ही शरद ने राखी को देखा वो डर गया। क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? राखी, तुम्हारे नाक के बाल कितने लंबे हो गए हैं, तुम कितनी गंदी दिख रही हो। आपकी भी तो मुझे इतनी बड़ी हो गई है, पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तुम मेरे सामने से हट जाओ राखी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए अपने हाथों से खाना मत बनाना। इतना कहकर शरद काम पर चला गया। राखी के नाक के बाल बड़े होने की वजह से वो बेहद खौफनाक दिखने लगी थी। दोपहर में जब उसकी सास ने उसे देखा तो वो भी डर गई। ये कौन सी डायन मेरे घर में घुस आई है, इसने तो मेरी बहू का रूप ले रखा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। राखी की सास ने बेलन उठाकर उसे जोर से मारा और वहां से भागने लगी। राखी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई डायन नहीं है, पर उसकी सास तो डर के मारे भागती ही जा रही थी। अरे सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ, अरे रुकिए तो। उसकी सास घर के बाहर भाग गई और दरवाजा बाहर से ही बंद कर लिया। राखी अब घर के अंदर ही रह गई। राखी के नाक के बाल हर सेकंड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। आखिर भगवान ने मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बना दिया, मेरी नाक के बाल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे, समझ में नहीं आता क्या करूं। इतने में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। राखी ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन तब तक राखी के नाक के बाल घुटनों से भी नीचे तक लंबे हो चुके थे। उसकी सास के साथ गांव की भी बहुत सारी औरतें थीं। वो सभी औरतें राखी को देखकर वहीं बेहोश हो गईं। उसकी सास के चेहरे से पसीना टपकने लगा डर की वजह से। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू जरूर एक डायन है, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। राखी कुछ नहीं बोली और घर के अंदर से एक बड़ी बाल्टी पानी लेकर आई और उन सभी बेहोश औरतों के ऊपर डाल दिया, जिससे सभी को होश आ गया। अरे आप लोग बेहोश क्यों हो गए थे? मैं कोई डायन नहीं हूँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। सभी औरतें राखी को एक बार फिर से इस तरह देखकर डर गईं और वहां से भाग गई। उसकी सास भी उससे डर कर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी राखी ने अपने नाक के बालों से अपनी सास को लपेट लिया और घर के अंदर खींच लिया। सासू माँ, जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं आपकी बहू हूँ, कोई डायन नहीं, तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं रही हैं? चुपचाप आप यहीं बैठो, मैं अभी आई। राखी तुरंत अपने कमरे में गई और कैंची से अपने नाक के बाल काट डाले। उसके बाद वो अपनी सास के पास गई। देखो सासू माँ, अब तो यकीन हुआ कि मैं कोई डायन नहीं हूँ। अब उसकी सासू माँ का डर थोड़ा कम हुआ। लेकिन बहू, तेरे नाक के बाल इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए थे? तुझे पता है घुटनों से भी नीचे तक तेरी नाक के बाल लंबे हो गए थे। अब मैं आपको क्या बताऊं सासू माँ, अपने बालों को लंबा करने के लिए मैं आदिवासियों से एक तेल लेकर आ गई थी। तेल की महक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं रात भर उस तेल को सूंघती रही, जिससे मेरे नाक के बाल बहुत लंबे हो गए। अब मैं अपने नाक के बाल काटती भी हूँ तो भी कुछ ही देर में बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। राखी अपनी सासू माँ को अपने नाक के बाल लंबे होने के बारे में बताई रही थी कि तभी उसके नाक के बाल फिर से लंबे होने लगे। उसकी सास को ये सब देखकर बहुत गंदा लग रहा था। बहू, जल्दी से तू अपना मुंह किसी कपड़े से ढक ले, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। उसके बाद तू मेरे साथ एक तांत्रिक बाबा जटाशंकर के पास चल। राखी ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया और अपनी सासू माँ के साथ तांत्रिक जटाशंकर के पास चली गई। बाबा, ये मेरी बहू है, इसके नाक के बाल तो इतनी जल्दी लंबे होते हैं कि पूछो ही मत। बेटा, अपने चेहरे से कपड़ा तो हटाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी नाक के बाल कितने लंबे हैं। राखी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इतनी देर में उसके नाक के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके थे। बाबा उसकी नाक के बाल देखकर बहुत हैरान हो गए। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल, और वो भी नाक के, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। बाबा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? पता है गांव की सभी औरतें मेरी बहू को डायन समझने लगी हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसे डायन ही समझने लगी थी। मेरे गांव की औरतें तो मेरी बहू को देखकर बेहोश तक हो चुकी हैं। कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की वजह से किसी की जान चली जाए। आप जल्दी से ठीक कर दीजिए इसे बस। हाँ बाबा जी, आप जल्दी से कुछ भी करके मेरी नाक के बाल हमेशा के लिए गायब कर दीजिए, वरना मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे नाक के बाल बचपन से ही इतने लंबे हो जाते हैं या बाद में कुछ हुआ है? राखी ने सारी बातें बाबा जी को बता दी। तुम्हारे नाक के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ इस कुटिया के बाहर बने सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर उस पेड़ से तुम्हें नीचे कूदना है। उसके बाद तुम्हारे नाक के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? चिंता मत करो, ज्यादा ऊंचाई से नहीं कूदने दूंगा मैं तुम्हें। बाबा, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। राखी बाबा जी के साथ बाहर गई और बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। इसके बाद बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर राखी से बोले, अब आराम से नीचे कूद जाओ बेटा। राखी ने अपनी आंखें बंद की और उस पेड़ से छलांग लगा दी। बाबा जी भी उस पेड़ से नीचे कूद गए। फिर तुरंत अपनी कुटिया से एक आईना लेकर आए और राखी को दिखाया। अब राखी के नाक के बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे।
वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगी। अब तुम आराम से घर जाओ। अब दोबारा तुम्हारे नाक के बाल कभी नहीं बड़े होंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप लोग आराम से मेरी दोबारा कुटिया में आ सकती हो। बाबा बहुत चमत्कारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके बाद राखी और उसकी सास अपने घर वापस आ गए। उसने सारी बात अपने पति को भी बताई। उसका पति भी अब बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी पत्नी के नाक के बाल अब पूरी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।